Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, आशा करती हूँ आप सभी घर पे अच्छे हैं, सेफ हैं और पढ़ाई पे फोकस किए हुए हैं और अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 12th हिस्ट्री में हम डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर 13 यूनिट 3 से महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इंडिपेंडेंस के लिए महात्मा गांधी के द्वारा जो हमारे नेशनल मूवमेंट चलाए गए थे, राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे, उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि कौन कौन से थे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द महात्मा गांधी कि उनके जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, किस प्रकार से वो साउथ अफ्रीका गए और उसके बाद जब 1915 में वो इंडिया में वापस आए तो उसके बाद उन्होंने कह सकते हैं एरियाज के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट चल रहे थे 1917 में, 1918 में, चाहे वो चंपारण का था, चाहे वो खेड़ा का था या फिर अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उनका था, उनके बारे में हम रीड कर चुके हैं इसमें। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। उसके बाद हमने रीड किया था फर्स्ट, पहला जो हमारा जो बड़ा नेशनल मूवमेंट चला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के बारे में हमने रीड किया था कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने एक बड़े नेशनल लेवल पर जो मूवमेंट था उसको स्टार्ट किया। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में जो स्थान था चोरा चोरी, उसके बाद उन्होंने वहां पर जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगाने के बाद वहां पर जो 22 पुलिसकर्मी थे, पुलिसमैन थे, उनके जब जिंदा जल जाने के बाद महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था, इसको विड्रॉ कर दिया था, इसको बंद कर दिया था। इसके बाद 1928 में लाहौर जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पर डिमांड रखी गई थी पूर्ण स्वराज की। अब उसके बाद बात आती है कि जब 1928 में पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई, उसके बाद 26 जनवरी को 1930 को क्या किया गया था कि पहला जो हमारा इंडिपेंडेंस था, पहला स्वतंत्रता दिवस वहां पर मनाया गया था। अब उसके बाद बात आती है कि महात्मा गांधी इस चीज को देख रहे थे कि अगर हमें जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इंडिया से वापस भेजना है तो इसके लिए हमें एक और बड़ा नेशनल मूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने सेकेंड जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया था एंड दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में उन्होंने दूसरा बड़ा आंदोलन शुरू किया था। इसमें क्या किया था उन्होंने कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था कि साल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था और इसके अगेंस्ट में ही उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया। 78 वॉलेंटियर्स उनके साथ हुए, साबरमती के तट पर जाकर उन्होंने क्या किया था, जो नर्मदा रिवर थी वहां पर उन्होंने जो नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा, उस लॉ को तोड़ा था और साथ में बहुत सारे जो फॉलोवर्स थे वो उनके साथ इसमें शामिल हो गए थे। उसके बाद वहीं से स्टार्टिंग होती है हमारे सेकेंड बड़े नेशनल मूवमेंट की, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या कर रहे थे, इसमें महात्मा गांधी ने जो लोग थे सारे के सारे जो फॉलोवर्स थे उनके साथ जुड़ते जा रहे थे, पूरा का पूरा नेशन कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के साथ खड़ा हुआ था। उसके बाद लोगों ने क्या किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कि हर एक कॉलेजों में जाना बंद कर दिया, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे वहां पर जाना बंद कर दिया, स्टूडेंट्स ने स्कूलों में जाना छोड़ दिया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के अंडर में जो चीजें थी वहां पर सारा का सारा काम जो था उन्होंने वहां पर बंद कर दिया था। तो ये कह सकते हैं कि 2 साल तक कंटिन्यू 1930 और 31 तक ये जो मूवमेंट था ये पूरे देश में फैल चुका था और सभी के सभी जो लोग थे वो इससे जुड़ते जा रहे थे। कह सकते हैं एक बहुत बड़े जन समूह ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। उसके बाद बात आती है कि जो लॉर्ड इरविन थे वो कहीं ना कहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें 1857 का जो रिवोल्ट था उसकी सारी की सारी बातें आती। जब उन्होंने देखा कि इतने बड़े पैमाने पर जो हमारा जो ये मूवमेंट है वो फैल रहा है तो इससे कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स है उनको हानि होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी के साथ एक पैक्ट किया और इसको क्या नाम दिया जाता है, गांधी इरविन पैक्ट। लॉर्ड इरविन उस टाइम जो वायसराय थे इंडिया के, उन्होंने मार्च 1931 में गांधी जी को मनाया कि हम आपकी बात जो आप डिमांड रख रहे हैं हम उनको मानेंगे और आप ये जो मूवमेंट आपने चला रखा है इसको बंद कीजिए। साथ में इस चीज के लिए उन्होंने गांधी जी को आरटीसी में भेजा। आरटीसी इट मीन्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अभी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो कहाँ पे हो रही थी, वो आयोजित की जा रही थी, स्पॉन्सर की जाती थी लंदन में 3 आरटीसी हुई थी, यानी कि राउंड टेबल। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि राउंड टेबल का मीनिंग क्या होता है। राउंड टेबल के माध्यम से जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चीज शो करना चाहते थे कि जब हम इंडियंस को अपने साथ बातचीत के लिए यहाँ पर लेके आए हैं
तो इक्वालिटी के साथ हम बैठे हुए हैं, यानी कि राउंड शेप में जो टेबल बनाई गई थी वहां पर कोई हेड नहीं था, बाकी सभी को इक्वालिटी शो करने के लिए ही उन्होंने इसको राउंड टेबल, इसी चीज के लिए इसको बोला जाता है आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये 3 आरटीसी की गई थी। इसमें से जो फर्स्ट आरटीसी थी इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, बल्कि हमारे इंडिया से जो कह सकते हैं कि कांग्रेस को छोड़कर जो बड़ी बड़ी और बाकी पार्टीज थी, चाहे वो हिंदू महासभा थी, चाहे फिर वो मुस्लिम लीग थी, वो सभी के सभी पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। साथ में तीनों ही आरटीसी में भाग लेने वाले हमारे इंडिया के कौन हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने तीनों ही आरटीसी में भाग लिया था इंडिया की तरफ से। और वो वहां पर क्या कह रहे थे, वो वहां पर जाकर जो दलित लोग थे, कह सकते हैं कि जो लोअर क्लासेस के लोग थे, उनको सामने रख रहे थे कि हमारे बेनिफिट के लिए भी कुछ एरिया में काम किया जाए। और इसी चीज के लिए उन्होंने वहां पर डिमांड रखी कि अलग से इलेक्शन में हमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमें पार्टिसिपेट करने दिया जाए। उसके बाद 3 आरटीसी हुई 1930, 1931 एंड 1932। ये सारी की सारी आरटीसी किसके लिए की जा रही थी? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद करने के लिए। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, इसके 2 फेजेस थे, 1930 से लेके 1932 तक पहला फेज चला था इस मूवमेंट का। उसके बाद 32 में जब महात्मा गांधी 1931 लास्ट टाइम पीरियड था, तो उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। उसके बाद 1932 के बाद 1933 और 34 में दूसरा फेज आया इसका, जब ये दोबारा से मूवमेंट शुरू किया गया। अब उसके बाद बात आती है सेकेंड आरटीसी 1931 एंड थर्ड आरटीसी 1932। ये तीनों ही चीजें किसके लिए थी कि यहाँ पर इंडिया के बेनिफिट के लिए काम किया जाएगा और आप जो डिमांड रखेंगे हम उनको मानेंगे। अब उसके बाद बात आती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म बाय कांग्रेस इन सम प्रोविंस। उसके बाद 1935 की बात हम करते हैं। 1935 में एक एक्ट पास किया गया था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट यानी कि भारतीय अधिनियम। उसमें क्या किया गया था कि उसमें जब इलेक्शन के लिए कह सकते हैं कि अलग अलग सीटें या अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वहां पर डिवाइड करने की बात की जा रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग चाह रही थी कि वो अलग से वहां पर जो चुनाव है, जो मुस्लिम के ज्यादा लोग रहते हैं जिन एरियाज में, वहां पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करे इलेक्शन में। दूसरी तरफ डॉक्टर BR अम्बेडकर चाह रहे थे कि जो दलित लोग हैं उनके लिए अलग से इलेक्शन का प्रावधान हो। तो इसके लिए उन्होंने 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट पास किया गया। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग जब इंडिया में इलेक्शन हुए तो उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस ने 11 प्रोविंस में इलेक्शन हुए थे और 8 प्रोविंस में 8 प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी। और यहीं से स्टार्ट होता है देश के पार्टीशन का टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पर जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो जो मुस्लिम लीग है वो ये चीज देख रही है कि यहाँ पर हिंदू ज्यादा लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं, तो हमें यहाँ पर कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो उसके बाद 1937 में जब इनमें प्रोविंस में जब कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलने लगी और उसके बाद रिजाइन किया गया कांग्रेस के द्वारा 1939 में, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पर लग नहीं रहा था कांग्रेस को किसी भी टाइप से कि यहाँ पर हमारे लिए कोई काम किया जा रहा है। उसके बाद बात आती है क्विट इंडिया मूवमेंट की। दूसरा बड़ा मूवमेंट हमारे इंडिया में जो चलने वाला था कि 1942 में, क्योंकि जो हमारा सेकेंड मूवमेंट चला था 1930 और 32 के बीच और उसके बाद 34 तक का जो फेज था, तो धीरे धीरे ये मूवमेंट अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होने लगा था। क्योंकि जो लोगों में जब स्टार्टिंग के टाइम जो उत्साह था, कह सकते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए आगे ले जाने के लिए, वो जब महात्मा गांधी ने इसको बंद किया और आरटीसी में भाग लेने के लिए गए, तो उसके बाद ये सारी की सारी चीजें लोगों ने कहीं ना कहीं दूसरे वे में सोचनी शुरू कर दी और धीरे धीरे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना कम कर दिया। अब महात्मा गांधी चाह रहे थे कि इंडिपेंडेंस तो हमें चाहिए और उसके लिए हमें क्या जरूरत है, एक और बड़े नेशनल मूवमेंट की जरूरत है, और ये था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इसके बाद बात आती है मुस्लिम लीग की कि 1940 में मुस्लिम लीग डिमांड रख रही है किस चीज की, ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, कि जो मुस्लिम मेजोरिटी के जो एरियाज हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ किनको प्रायोरिटी दी जाए, मुस्लिम लीग को, कि वहां पर प्राथमिकता सिर्फ मुस्लिम लीग की हो, वहां पर इलेक्शन के लिए कौन आगे आएंगे, सिर्फ मुस्लिम लोग आगे आए। तो ये बात रखी गई थी 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा। अब उसके बाद बात आती है
कि 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि हमारा जो इंडिया का पार्टीशन था वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को शो करते हुए अलग अलग लोगों के माइंड में जो चीजें थी वो सेट होती जा रही थी। मुस्लिम अलग तरीके से सोच रहे थे, हिंदू अलग तरीके से सोच रहे थे। अब इसके बाद बात आती है 16 अगस्त 1946 की, जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया। किस चीज के लिए आया था? वो संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए आया था। तो वहां पर 1946 में जो जिन्ना थे, जिन्ना कौन थे? मुस्लिम लीग के जो मेन लीडर थे, उन्होंने क्या किया कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया, यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। अब इस चीज का क्या मतलब है डायरेक्ट एक्शन डे का? कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसका मतलब है कि हमें जो पाकिस्तान की डिमांड हमारे द्वारा रखी गई है वो हमें हमारी डिमांड मानी जाए। और इस टाइम पीरियड के दौरान कौन इंडिया में आया था? कैबिनेट मिशन भेजा गया था 1946 में। 16 अगस्त को डिमांड रखी जा रही है मुस्लिम लीग के द्वारा, जो जिन्ना थे इसके मेन लीडर थे उनके द्वारा। अब उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशंस कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं पार्टीशन की तरफ जा रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग थी वो बिल्कुल ही इस चीज के ऊपर थी कि जो इंडिया के हैं 2 पार्ट्स किए जाए। जो मुस्लिम एरियाज हैं जिनमें, वहां पर क्या किया जाए, वहां पर पाकिस्तान की डिमांड उन्होंने रख दी थी। अब बात आती है फरवरी 1947 की। वायसराय माउंटबेटन जो थे रिप्लेस किए गए, माउंटबेटन को यहाँ पर बनाया गया हमारे इंडिया में वायसराय। और माउंटबेटन के बाद क्या बात आती है 1947 में, कहीं ना कहीं माउंटबेटन इस चीज के साथ इस तरह की बातें, जो आइडियाज थे वो सेट करके इंडिया में आए थे कि इंडिया का जो पार्टीशन है वो हमें करना है। और इसी का नतीजा था कि फाइनली 15 अगस्त 1947 में पावर वाज ट्रांसफर टू इंडिया, कि पावर ट्रांसफर की गई इंडिया को, कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है, संवैधानिक जो शक्ति है वो हम आपको सौंप रहे हैं। बट किसके साथ दी गई थी? वो पार्टीशन के साथ दी गई थी, क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया है वो पार्टीशन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जब जो कह सकते हैं कि ट्रांसफर किया गया पावर का ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया को, तो वो 2 नेशन के रूप में किया गया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो ये हमारा चैप्टर बेस्ड था नेशनल मूवमेंट के ऊपर मोस्टली, जिसमें हम 3 मूवमेंट हमने पढ़े कि जो हमें इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जा रहे थे। और ये सारे के सारे मूवमेंट किसके द्वारा लीड किए गए थे? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने फर्स्ट जो मूवमेंट चलाया था 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। सेकेंड बड़ा जो मूवमेंट था हमारे इंडिया के लिए चला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। एंड थर्ड इज 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ये तीनों मूवमेंट थे। और चैप्टर हमारा ये इंपॉर्टेंट है हमारी 3rd यूनिट से, कि महात्मा गांधी और उनके द्वारा चलाए गए नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था 1930 में, ये 2 फेज में चला था। मैंने आपको बताया फर्स्ट आरटीसी में, सेकंड आरटीसी में जब महात्मा गांधी भाग लेने के लिए गए तो ये मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। वहां से जब कोई रिजल्ट उनके सामने नहीं आया तो महात्मा गांधी ने इसको दोबारा से फिर स्टार्ट कर दिया। बट कह सकते हैं कि जब दोबारा इसकी जो टाइम पीरियड आया उसमें ये मूवमेंट इतना ज्यादा लीड नहीं कर सका। लास्ट मूवमेंट था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। और इस मूवमेंट में क्या किया गया था? इस मूवमेंट के द्वारा महात्मा गांधी ने कह सकते हैं कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी उसको एम बनाया। अब वो चाहे उन्होंने स्लोगन भी दिया था इसमें डू और डाई का, या तो करो या फिर मरो, कि हम जो है या तो फिर हमें आजादी ही चाहिए या फिर हम किसी भी तरह से इसके लिए तैयार हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर था हमारा, बेस था महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट के ऊपर। इजी सा चैप्टर है, इसको रिवाइज कीजिए। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के बेस पे भी और शॉर्ट क्वेश्चन के बेस पे भी। तो आई होप आप अच्छे से चैप्टर को समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।